नमस्कार। हमारी वन शॉट हिस्ट्री सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के एक महान रणनीतिकार और विचारक चाणक्य की। हाँ, और उनके अद्भुत ग्रंथ अर्थशास्त्र की, खासकर उसके सप्तांग सिद्धांत की। और देखेंगे कि उनके विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चाणक्य से। बिल्कुल। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उनका समय काल क्या था? मोटे तौर पर 375 से 283 ईसा पूर्व के आसपास। ये वो दौर था जब नंद वंश का पतन हो रहा था और मौर्य साम्राज्य उभर रहा था। उथल पुथल का समय था। हाँ, और चाणक्य तक्षशिला में आचार्य थे। ज्ञान का बड़ा केंद्र था वो। और कहानियां तो यही कहती हैं कि नंद राजा ने उनका अपमान किया था। जी, और तब उन्होंने प्रण लिया कि वो नंद वंश को खत्म कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ बदला नहीं था शायद, मतलब उस समय की राजनीतिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। सही कहा। ये शायद कुशासन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया भी थी। और वहीं उनकी मुलाकात हुई चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसमें उन्हें एक भावी राजा दिखा। बिल्कुल। उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया, मार्गदर्शन दिया और अपनी रणनीतियों से करीब 321 ईसा पूर्व में नंदों को हराने में अहम भूमिका निभाई। और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। भारत का पहला इतना बड़ा एकीकृत साम्राज्य। और चाणक्य सिर्फ चंद्रगुप्त के ही नहीं, शायद बिंदुसार की भी सलाहकार रहे। हाँ, प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार। उनका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा था। लेकिन यहाँ एक मजेदार बहस भी है। क्या अर्थशास्त्र जैसा बड़ा ग्रंथ किसी एक आदमी ने लिखा? हाँ, ये सवाल उठता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये कई लोगों के ज्ञान का संकलन हो सकता है, जिसे शायद कौटिल्य ने संपादित किया या उसमें बहुत कुछ जोड़ा, क्योंकि इसकी भाषा शैली थोड़ी अलग है। हाँ, कुछ लोग इसे 300 ईसा पूर्व से लेकर बाद की सदियों तक का मानते हैं। कहते हैं कि इसमें चीजें जुड़ती गईं। ये बहस जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि ये शायद एक पूरी शासन परंपरा का निचोड़ है, जिसमें कौटिल्य का योगदान सबसे अहम रहा होगा। इससे यह ग्रंथ और भी प्रभावशाली लगता है। सही बात है। अच्छा, अब सीधे अर्थशास्त्र पर आते हैं। इसका नाम ही बहुत कुछ कहता है, अर्थशास्त्र। हाँ, अर्थ का मतलब यहाँ सिर्फ पैसा नहीं है। नहीं, इसका मतलब है भौतिक सुख, आजीविका और बड़े स्तर पर देखें तो शक्ति या राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र हुआ मतलब शासन कला और भौतिक समृद्धि का विज्ञान। बिल्कुल। ये कोई सिर्फ धार्मिक किताब नहीं है, ये शासन चलाने का एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। जब 1905 में आर श्यामा शास्त्री ने इसे दोबारा खोजा तो तहलका मच गया था। हाँ, इसने प्राचीन भारत की राजनीति के बारे में हमारी समझ ही बदल दी। इसमें 15 किताबें, 150 अध्याय, करीब 6000 श्लोक हैं और लिखे भी गए हैं एकदम सूत्र शैली में, जैसे नोट्स हों। और इसका दायरा तो देखिए, राज्य का प्रशासन, कानून, टैक्स, कृषि, व्यापार, जासूसी, युद्ध नीति, कूटनीति, यहाँ तक कि राजा का व्यवहार कैसा हो, मंत्री कैसे हों, सब कुछ है। वाकई एक टोटल स्टेट का पूरा खाका है। इसका जो दार्शनिक आधार है वो समझना भी जरूरी है। वो 4 पुरुषार्थ वाली बात, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हाँ, अर्थशास्त्र साफ तौर पर अर्थ पर केंद्रित है, यानी भौतिक समृद्धि और शक्ति पर। लेकिन ये धर्म और काम को नजरअंदाज नहीं करता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन्हें राज्य के हित के साथ बैलेंस करने की बात करता है। और यहीं पर वो बात आती है जो थोड़ी विवादास्पद है, कि राज्य की सुरक्षा सबसे ऊपर है। हाँ, बिल्कुल। अर्थशास्त्र कहता है कि राज्य की स्थिरता के लिए अगर नैतिक नियमों से हटना भी पड़े तो वो जायज है। मतलब परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण है, साधन उतने नहीं। एक तरह से उपयोगितावादी नजरिया। सही। अगर इसकी तुलना हम बाद में अशोक के धम्म से करें, जो नैतिकता और अहिंसा पर जोर देता था, तो प्राचीन भारत की राजनीतिक सोच की 2 अलग धाराएं दिखती हैं। एक यथार्थवादी, दूसरी आदर्शवादी। और अर्थशास्त्र पहली वाली धारा में आता है। ये तो मैकियावेली के द प्रिंस से भी सदियों पहले लिखा गया। हाँ, करीब 1800 साल पहले। और विचार कुछ वैसे ही यथार्थवादी हैं। तो क्या ये माना जाए कि अर्थशास्त्र सोचता है कि एक मजबूत राज्य ही प्रजा के लिए धर्म और काम संभव बनाता है? हाँ, काफी हद तक यही तर्क है। अगर राज्य कमजोर या अस्थिर होगा तो प्रजा सुखी कैसे रहेगी? सही बात है। इसलिए राजा का पहला कर्तव्य है राज्य की रक्षा, चाहे जैसे भी हो। और इसी सोच पर आधारित है सप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंग। हाँ, ये सिद्धांत बहुत दिलचस्प है।
ये राज्य को एक जीवित शरीर जैसा मानता है। बिल्कुल, जिसके 7 जरूरी और एक दूसरे पर निर्भर अंग हैं। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस्ड सोच थी, एक सिस्टम्स अप्रोच। चलिए इन 7 अंगों को थोड़ा समझते हैं। पहला है स्वामी, यानी राजा या शासक। वो राज्य का दिमाग है, केंद्र बिंदु। उसमें गुण होने चाहिए, बुद्धि, ऊर्जा, अनुशासन। और प्रजा के लिए पिता जैसा स्नेह। एक काबिल राजा ही बाकी अंगों को ठीक से चला सकता है। अगर राजा ही कमजोर हो तो सब गड़बड़ा जाएगा। दूसरा अंग है अमात्य, मंत्री और बड़े अधिकारी। ये राज्य की आंखें और कान हैं। राजा अकेले सब नहीं कर सकता। उसे सलाहकारों और काबिल अफसरों की टीम चाहिए, नीति बनाने, प्रशासन चलाने, संकट में साथ देने के लिए। अर्थशास्त्र में तो मंत्रियों की योग्यता, उनकी नियुक्ति, उनकी वफादारी की परीक्षा पर भी जोर है, मतलब ब्यूरोक्रेसी का महत्व। तीसरा है जनपद। ये सिर्फ जमीन नहीं है। नहीं, ये इलाका और उसमें रहने वाले लोग दोनों हैं। उपजाऊ जमीन, संसाधन और वफादार, मेहनती, खुशहाल प्रजा। हाँ, क्योंकि राज्य की असली ताकत तो उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता और प्रजा के संतोष में है। इसीलिए खेती, व्यापार पर जोर है। चौथा अंग है दुर्ग, किला या किलेबंद राजधानी। ये राज्य की बाहें हैं जो सुरक्षा देती हैं। अर्थशास्त्र अलग अलग तरह के किलों के बारे में बताता है। पहाड़ी, पानी वाले, रेगिस्तानी। पाटलिपुत्र जैसी मजबूत राजधानी जरूरी थी। ये सिर्फ बाहरी हमलों से नहीं बचाते थे, अंदरूनी विद्रोह दबाने और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए भी अहम थे। पांचवा है कोष, यानी खजाना। राज्य का खून कह सकते हैं इसे। हाँ, खजाने के बिना न सेना चलेगी, न प्रशासन, न मुश्किल वक्त में प्रजा की मदद हो पाएगी। अर्थशास्त्र टैक्स के स्रोत बताता है। खेती पर टैक्स, आमतौर पर छठा हिस्सा, व्यापार पर शुल्क, खानों से आय, जुर्माने वगैरह, और समाहर्ता नाम का अधिकारी ये सब देखता था। पैसों का मैनेजमेंट बहुत जरूरी माना गया। छठा अंग है दंड, सेना और न्याय व्यवस्था। बलियता मतलब सिर्फ सजा नहीं, बल्कि राज्य की बल प्रयोग करने की शक्ति। इसमें सेना आती है। वो चतुरंगिणी सेना, पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, उनके रखरखाव, ट्रेनिंग, सप्लाई, सब पर ध्यान। और दिलचस्प बात, जासूसी को भी सेना और सुरक्षा का जरूरी हिस्सा माना गया है। दंड का दूसरा मतलब कानून व्यवस्था भी है। और सातवां और आखिरी अंग है मित्र, यानी सहयोगी। हाँ, चाणक्य समझते थे कि कोई राज्य अकेला नहीं रह सकता, दोस्त और दुश्मन होते हैं। और समझदार राजा को अपने फायदे के हिसाब से गठबंधन बनाने चाहिए। कोई हमेशा का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। बिल्कुल, मित्र देश मुश्किल में मदद करते हैं, व्यापार में साथी बनते हैं, दुश्मनों को बैलेंस करते हैं। इन सातों अंगों की सबसे खास बात क्या है? इनकी आपसी निर्भरता। जैसे शरीर का एक अंग बीमार हो तो पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। वैसे ही राज्य का एक अंग कमजोर हो तो पूरा राज्य खतरे में पड़ जाता है। बिल्कुल, एक मजबूत राजा भी बिना पैसे या सेना के क्या करेगा, और बड़ी सेना भी बिना अच्छी अर्थव्यवस्था या लीडरशिप के बेकार है। हाँ, ये सारे अंग स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र एक साथ काम करते हैं। सैन जेडी केम ये याद रखने में मदद कर सकता है। हाँ, पर जरूरी है इनके आपसी संबंध को समझना। सप्तांग के अलावा अर्थशास्त्र में और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे मंडल सिद्धांत। हाँ, मंडल सिद्धांत ये विदेश नीति का एक मॉडल है। राज्य केंद्र में है और उसके चारों ओर दूसरे राज्य हैं, जैसे गोल घेरे हों। और मूल विचार ये है कि आपका पड़ोसी राज्य अरी आपका स्वाभाविक दुश्मन या प्रतिद्वंदी होता है, क्योंकि उसके हित आपसे टकराते हैं। और पड़ोसी का पड़ोसी मित्र वो आपका स्वाभाविक दोस्त होता है, क्योंकि उसका दुश्मन यानी आपका पड़ोसी आपका भी दुश्मन है। और ये सिलसिला आगे बढ़ता है, अरि मित्र, मित्र मित्र, और इसमें तटस्थ राज्य भी होते हैं। ये सिद्धांत राजा को सलाह देता है कि आसपास के माहौल को समझो और फिर विदेश नीति बनाओ। रणनीति क्या हो, कमजोर पड़ोसी को जीतो, बराबर वाले से संधि करो या फूट डालो, और मजबूत वाले से शांति रखो या पीछे हट जाओ। ये तो पूरी तरह यथार्थवादी मतलब रियलिस्ट सोच है, शक्ति संतुलन पर आधारित। हाँ, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये मॉडल आज की दुनिया में फिट बैठता है? वही मैं सोच रही थी।
आज तो विचारधारा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आर्थिक निर्भरता है। क्या ये ज्यादा सरल नहीं? देखो, शब्दशः लागू करना तो मुश्किल है। ये उस जमाने के हिसाब से बना था। हाँ, जब लड़ाई ज्यादा सीधी और क्षेत्रीय होती थी। लेकिन इसका मूल सिद्धांत कि देश अपने हितों से चलते हैं और शक्ति संतुलन जरूरी है, वो आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। ये याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोस्ती दुश्मनी स्थायी नहीं होती, राष्ट्रीय हित होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और पहलू जिस पर अर्थशास्त्र बहुत जोर देता है वो है जासूसी। छाने की बात है, अलग अलग भेस में। व्यापारी, साधु, छात्र, यहाँ तक कि विषकन्या का भी जिक्र है। इनका काम सिर्फ दुश्मन की जानकारी लाना या उन्हें अस्थिर करना ही नहीं था, बल्कि अपने ही अफसरों, मंत्रियों, यहाँ तक कि राजकुमारों पर भी नजर रखना था। सूचना ही शक्ति थी, और शायद अंदरूनी विद्रोह का डर बाहरी हमले जितना ही था। ये तो मतलब राज्य के कंट्रोल की हद है। लेकिन आज के जमाने में जहाँ प्राइवेसी और नागरिक आजादी अहम है। हाँ, ये नैतिक सवाल खड़े करता है। क्या राज्य की सुरक्षा के नाम पर इतनी निगरानी ठीक है? अर्थशास्त्र इस पर क्या कहता है? उसे तो ये जरूरी लगता होगा। हाँ, अर्थशास्त्र साफ तौर पर राज्य की सुरक्षा को ऊपर रखता है, वो इसे जरूरी मानता है। हालांकि वो ये भी कहता है कि जासूसों की जानकारी की पुष्टि करो और उन पर भी नियंत्रण रखो। पर हाँ, आज के लोकतंत्र के मूल्यों से इसका सीधा टकराव है। ये उन पुरानी तकनीकों में से हैं जिन्हें आज बिना सोचे समझे नहीं अपनाया जा सकता। अच्छा, आर्थिक प्रबंधन की बात करें। आपने टैक्स और खजाने का जिक्र किया था। हाँ, अर्थशास्त्र एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड और रेगुलेटेड अर्थव्यवस्था की बात करता है। मतलब खेती पर टैक्स, भाग, व्यापार पर चुंगी, शुल्क, जरूरी चीजों जैसे नमक, खानों पर राज्य का एकाधिकार, नाप तौल का मानकीकरण, चीजों के दाम तय करना, ब्याज दरें तय करना, सब कुछ। हाँ, मकसद था राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा जुटाना और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना। और शायद इसी मजबूत आर्थिक आधार ने मौर्य साम्राज्य को इतना फैलने में मदद की। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इतने ज्यादा कंट्रोल से व्यापार या नई सोच रुकती नहीं होगी? हाँ, ये फ्री मार्केट तो बिल्कुल नहीं है, ये राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। इसकी सफलता मौर्य काल में दिखी, पर क्या ये हर जगह काम करता? कहना मुश्किल है। ज्यादा कंट्रोल से दिक्कतें भी हो सकती हैं। और कानून न्याय के बारे में? अर्थशास्त्र दो तरह के कोड बताता है। धर्मस्थीय, जो सिविल मामले देखते थे, जैसे जमीन, शादी के झगड़े। और कंटक शोधन, जो राज्य के खिलाफ अपराध या गंभीर क्रिमिनल केस देखते थे। इनकी प्रक्रिया ज्यादा सख्त थी। सजाएं भी बहुत तरह की, जुर्माना, अंग भंग करना, मौत की सजा। यहाँ भी मकसद दोहरा लगता है, अपराध रोकना और पैसा कमाना। और फिर हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं, नैतिकता बनाम व्यवहारिकता। हाँ, ये अर्थशास्त्र का केंद्रीय द्वंद्व है। वो साफ कहता है कि राजा को जरूरत पड़ने पर छल, माया, गुप्त युद्ध, तोषणी युद्ध, यहाँ तक कि धोखा भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। एक तरफ कहता है प्रजा के सुख में राजा का सुख है, राजा पिता समान हो। और दूसरी तरफ ऐसे उपाय बताता है जो आज हमें शायद ठीक ना लगे। यही चीज अर्थशास्त्र को इतना जटिल और दिलचस्प बनाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या राजनीति में हमेशा नैतिकता पर व्यावहारिकता भारी पड़ती है? क्या राज्य का हित व्यक्तिगत नैतिकता से ऊपर है? मैकियावेली ने यही सवाल बाद में उठाए थे। चाणक्य ने ये बात बहुत पहले और शायद ज्यादा व्यवस्थित तरीके से कह दी थी। तो इन सब विचारों का आज की दुनिया पर, खासकर भारत पर क्या असर दिखता है? कई लोग मानते हैं कि भारत की जो रणनीतिक सोच है, जो विदेश नीति है, उसमें कहीं न कहीं कौटिल्य के विचारों की एक झलक है, एक रणनीतिक संस्कृति। जैसे आज़ादी के बाद नेहरू की गुटनिरपेक्ष था, वो शायद आदर्शवाद से ज्यादा अपने हितों को साधने की कोशिश थी, बड़ी शक्तियों के खेल से बचने की। जो कौटिल्य के आसन, तटस्थता या संश्रय, गठबंधन जैसा लगता है। हाँ, या फिर इंदिरा गांधी का 1971 में सोवियत संघ से संधि करना, शत्रु का शत्रु मित्र होता है वाले तर्क पर। पाकिस्तान और उसके साथियों के खिलाफ संभवतः। और आजकल देखें तो नेबरहुड फर्स्ट नीति, एक्ट ईस्ट या फिर क्वाड जैसे गठबंधन। चीन को बैलेंस करने के लिए ये सब यथार्थवादी विदेश नीति लगती है, जो राष्ट्रीय हित और शक्ति संतुलन पर जोर देती है। यहाँ तक कि सर्जिकल स्ट्राइक्स को भी
कुछ लोग कौटिल्य के दंड यानी बल प्रयोग के सीमित इस्तेमाल के तौर पर देखते हैं। और मंडल सिद्धांत से देखें तो भारत पाकिस्तान सामने का दुश्मन और भारत चीन पीछे का दुश्मन की राजनीति समझ आती है। हाँ, या पाकिस्तान को घेरने के लिए ईरान, चाबहार या अफगानिस्तान से संबंध बनाना। लेकिन फिर वही सवाल, आज के परमाणु युग ग्लोबल इकोनॉमी में क्या ये 2500 साल पुराना मॉडल काफी है? जाहिर है काफी नहीं है, लेकिन ये सोचने का एक ढांचा जरूर देता है। और दुनिया भर में भी अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है ना, ये पश्चिमी विचारों को चुनौती देता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि यथार्थवादी राजनीतिक सोच का एक पुराना गैर पश्चिमी स्रोत भी है, इसकी तुलना मैकियावेली से होती है। पर अरस्तू या हॉब्स से भी कुछ समानताएं मिल सकती हैं। हाँ, और आधुनिक शासन में भी इसके कुछ तत्व दिखते हैं, जैसे काबिल अफसरशाही, अमात्य। ये सलाहकार परिषद का महत्व, शक्तियों के बंटवारे का हल्का सा आइडिया। कुछ हद तक योग्यता पर जोर, व्यवस्थित प्रशासन, ये आज भी जरूरी हैं, पर इसका ढांचा राजशाही का है। हाँ, और जासूसी और कठोर सजाएं आज के लोकतंत्र और मानवाधिकारों के हिसाब से ठीक नहीं बैठती। इसे मिलिट्री अकादमियों में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसकी सीमाओं को समझते हुए। तो क्या हम कह सकते हैं कि आज की जो चुनौतियां हैं, साइबर वॉर, आर्थिक राष्ट्रवाद, आतंकवाद, चीन का BRI, उनको समझने में अर्थशास्त्र कुछ मदद कर सकता है, भले ही सीधा समाधान न दे। हाँ, ये हमें शक्ति, राष्ट्रीय हित, कूटनीति की जटिलताओं के बारे में सोचने का एक फ्रेमवर्क देता है। पर इसकी आलोचनाओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। बहुत ज्यादा केंद्रीकरण, छल कपट को बढ़ावा, कठोर सजाएं, इनकी आज आलोचना होती है। शांतिवादी इसकी हिंसा की वकालत की निंदा करते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे ना तो पूरी तरह अपना सकते हैं, न पूरी तरह खारिज कर सकते हैं। इसे इसके समय के संदर्भ में समझना होगा और आज के लिए इसका मूल्यांकन करना होगा। एकदम सही। संक्षेप में कहें तो चाणक्य का यथार्थवाद, अर्थशास्त्र का विशाल दायरा, सप्तांग सिद्धांत का महत्व और आज की राजनीति और रणनीति पर इसका असर, ये सब निर्विवाद है। ये प्राचीन भारतीय बुद्धि का एक शानदार उदाहरण है जो आज भी हमें सिखा सकता है अगर हम इसे सही नजरिए से देखें। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि सत्ता और शासन के कुछ बुनियादी सवाल शायद हमेशा एक जैसे रहते हैं। हाँ, समय बदलता है पर कुछ चुनौतियां बनी रहती हैं। और हाँ, अगर आप भारत के इतिहास को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसे जरूर देखें, वो आपकी काफी मदद कर सकती है। हमें उम्मीद है कि चाणक्य और अर्थशास्त्र पर ये चर्चा आपको अच्छी और जानकारी भरी लगी होगी। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा या आपके कोई सवाल हो तो वो भी लिखें। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।